आज हम भारत में दलीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 1985 में बदल विरोधी कानून बना, फिर इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में रख दिया गया। यह 52वां संवैधानिक संशोधन है। ये बदल विरोधी कानून 1985 भी कहलाता है। निर्वाचन आयोग के ने भी कुछ नियम बनाए थे। राजनीतिक दलों को मान्यता देने या न देने से संबंधित नियम, अर्थात 1968 का चुनाव चिन्हों का आरक्षण या आवंटन कानून मार्च 2002 में संशोधित हो गया। दल बदल विरोधी कानून 1985 दल बदल वर्जित है और इस कानून की मुख्य बिंदु, यह कानून केवल MP MLA पर ही लागू होता है। अगर कोई सदस्य अपनी इच्छा से उस पार्टी को छोड़ता है जिसके टिकट पर वह चुना गया है, तो वह दल बदलू माना जाएगा और उसकी सदस्यता जाती रहेगी, अर्थात उसको डिफेक्टर कहा जाता है। अगर वो हाउस में वोटिंग के समय पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता जाती रहेगी। लेकिन अगर उसने 15 दिनों के भीतर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट से क्षमा मांग ली तो फिर ये कानून उस पर लागू नहीं होगा। अगर किसी लेजिस्लेटिव पार्टी विधायक दल के 1/3 सदस्य एक समूह के रूप में एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो इसे पार्टी में फूट माना जाएगा और उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। अगर किसी विधायक दल को 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तब वे किसी अन्य पार्टी में मिल सकते हैं। इसे भी दल बदलू का मामला नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे पार्टी के विलय का मामला समझा जाएगा। अगर कोई सदस्य सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो अपना दल छोड़ सकता है और फिर वो पद छोड़ने के बाद या तो निर्दलीय बना रहे या फिर अपनी पार्टी में आ सकता है। ये दल बदलू का मामला नहीं होगा। अगर कोई निर्दलीय सदस्य है लेकिन वो मनोनीत है तो वो 6 महीने के भीतर किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर वो निर्वाचित सदस्य है तो वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। अगर डिफेक्शन का कोई केस बनता है तो उसकी शिकायत अध्यक्ष को की जाएगी, फिर वो उस सदस्य को जवाब तलब करेगा और उसके बाद अपना निर्णय देगा जो अंतिम होगा, और उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और इसी कारण अध्यक्ष के निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट सुप्रीम स्पीकर के निर्णय को रोक सकती है और पलट भी सकती है। ऐसा पहला केस प्रकाश सिंह बादल केस 1987 है। इसमें कुछ कमियां भी है। इस एक्ट में कहा गया है कि दल बदल की शिकायत अध्यक्ष से की जाएगी, वो उसको जवाब तलब करके अपना निर्णय लेगा, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं है जो कि होनी चाहिए। इसलिए अध्यक्ष इस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और करते भी हैं। वे महीनों तक केस को लंबित रखते हैं। फल यह होता है कि दल बदलू सदन में बैठते रहते हैं और वोट देते रहते हैं। इसमें लिखा है कि व्हिप का उल्लंघन करने पर उसे डिफेक्टर माना जाएगा जब तक कि वो 15 दिनों के भीतर अपने अध्यक्ष से माफ़ी न मांग ले। यह प्रावधान भी शिथिल है क्योंकि सदन में अक्सर वोटिंग होती रहती है और व्हिप जारी होते रहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि यह गंभीर मामला है, इसलिए व्हिप का मतलब उसी वोटिंग से है जो किसी महत्वपूर्ण बिल या विस्तार पर होती है, जैसे बजट पास करना या सरकार के खिलाफ विश्वास या विश्वास का प्रस्ताव प्राप्त करना। इस एक्ट में प्रावधान है कि किसी विधायक दल के कम से कम 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ सकते हैं और उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। लेकिन यह प्रावधान छोटी पार्टियों के लिए बहुत घातक है और उन पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल है जिनकी हाउस में अच्छी सदस्य संख्या है। इस एक्ट में एक कमी है कि यदि एक सदस्य अपनी पार्टी से किसी कारणवश निकाल दिया जाता है तो वह पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा और दल बदलू भी नहीं होगा। यह प्रावधान पार्टी में अनुशासनहीनता को उत्पन्न करता है। महान विचारक जैसे बर्क मिल कहते हैं
कि सदन के सदस्यों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने विवेकानुसार जैसा ठीक समझे वैसा विचार व्यक्त करें, लेकिन यह कानून सदस्यों की स्वतंत्रता को कुचल देता है, उन्हें पार्टी के हाथों में खिलौने बना देता है। यही वजह है कि N.A. पालकीवाला ने कहा है कि यह कानून लोकतंत्र पर कुठाराघात है। इंग्लैंड में दल बदल को फ्लोट क्रॉसिंग कहते हैं। नाइजीरिया में दल बदल को कारपेट क्रॉसिंग कहते हैं। जब यह कानून आया तब PM राजीव गांधी ने कहा था कि यह हमारे सार्वजनिक जीवन को शुद्ध कर देगा, लेकिन यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। अनेक राज्य में दल बदल के केस लंबित पड़े हैं और सदन के अध्यक्ष पक्षपात से काम ले रहे हैं। इसलिए जब तक स्वस्थ परंपराएं नहीं बनती तब तक इस रोग को दूर नहीं किया जा सकता। भारतीय दलीय व्यवस्था के कुछ उभरते हुए रूप भी हैं। भारतीय दल व्यवस्था के कुछ उभरते हुए रूप भी हमें दिखाई देते हैं। उन्नीस सौ 1990 के बाद के जो रूप हमें दिखाई देते हैं वो मुख्य हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके सामने अन्य पार्टियां का कोई मतलब नहीं रखती थी। देखने में भारत में बहुदलीय व्यवस्था थी, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर और कोई पार्टी सत्ता में भागीदार नहीं हो सकती थी। अगर कभी कम्युनिस्ट पार्टी को सफलता मिली या अकाली दल ने कुछ सीटें जीत ली तो ये एक अपवाद जैसा था। इसलिए USA के कन्वीनर, इंग्लैंड के मॉरिस जोन्स, भारत की रणजी कोठारी और इटली के G. सार्टोरी सभी ने इसे एकल आधिपत्य दलीय व्यवस्था कहा। 1977 में इसे गंभीर झटका लगा जब जनता पार्टी सत्ता में आ गई और उसने केंद्र पर और 9 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। लेकिन 2.5 साल के बाद जनता प्रयोग इसी तरह से फेल हो गया और फिर कांग्रेस के नेतृत्व में एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था स्थापित हो गई। लेकिन 1989 के चुनाव में जो झटका लगा उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकी, इसे कांग्रेस पार्टी झेल नहीं पाई और इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपने सच्चे अर्थ में आ गई। यही कारण है कि केंद्र में गठबंधन सरकारें काम कर रही हैं और ऐसा लगता है कि अब यही व्यवस्था आकर ठहर गई है। इसी तरह राज्यों में भी अनेक पार्टियां सत्ता में है और कहीं पर गठबंधन सरकारें काम कर रही है। ऐसा लगता है कि हमारी दलीय व्यवस्था में कुछ नई प्रवृत्तियां उभर रही है। जैसे पार्टी की पहचान विचारधारा से होती है, लेकिन अब विचारधारा का तत्व लगभग समाप्त हो चुका है। जनप्रतिनिधि पार्टी चुनाव प्रयोग से अपना पंजीकरण करवाना चाहती है। उसे अपने संविधान में स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद और समाजवाद में पूरा विश्वास है। अगर ऐसा है तो भारत की सभी पार्टियां इन तीनों मूल्यों में विश्वास रखती है। लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से इन तीनों मूल्यों की व्याख्या करती है और इसलिए अब कोई भी पार्टी विचारधारा की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन पार्टियों से साठगांठ कर लेती है जो किसी धर्म या जाति या हितों में कम्युनिस्ट पार्टियां विदेशी पूंजी के प्रवेश का स्वागत करती है और गठबंधन सरकारों में सभी पार्टियां सम्मिलित हो जाती हैं। अब हर पार्टी की एक विचारधारा है, अनववाद जो अवसरवाद का ही दूसरा नाम है। राष्ट्रीय दलों का गहरा महत्व जो है बराबर गिर रहा है और क्षेत्रीय व स्थानीय पार्टियों का महत्व बराबर बढ़ रहा है। ये बहुत ही भयानक लक्षण है क्योंकि पार्टियां राष्ट्रीय हित के बारे में नहीं सोचती, वे क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों का शोषण करती है। यही कारण है कि संसद में ऐसे छोटे छोटे मुद्दों का संघर्ष हो जाता है। केंद्र की गठबंधन सरकार के PM को क्षेत्रीय दलों के साथ लेन देन भी करना पड़ता है। हमारी दल व्यवस्था में टूट फूट का सिलसिला जारी है जो अतीत की विरासत है। थोड़े थोड़े समय के बाद पार्टी में फूट पड़ जाती है, दल बदल की घटनाएं हो जाती हैं, वहीं सरकारें बिगड़ जाती हैं, फिर मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं जिससे देश में राजनीतिक अस्थायित्व का भी माहौल बना रहता है। चूँकि पार्टियों के सामने कोई विचारधारा नहीं है, निपट अवसरवादी उनका धर्म बन चुका है, इसलिए राजनीतिक भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ रही है, कार्य हो रहे हैं उन्हें रोकने के सभी उपाय विफल हो जाते हैं। इससे दलीय अनुशासनहीनता बढ़ रही है और इसी की वजह से राजनीतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। ऐसी स्थिति लोकतंत्र के भविष्य को भी संकट में डालती है। अगर तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्र असफल हो रहा है तो उसका एक बड़ा कारण भी है। हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश जारी किया और इलेक्शन कमीशन ने अपराधियों को चुनाव में जाने से रोकने के लिए एक विशेष परफॉर्म जारी किया।
लेकिन सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने सर्वसम्मति से इसका विरोध किया और तब राष्ट्रपति का अध्यादेश आया जो कानून में बदल गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के प्रयास को ही निष्प्रभावी बना दिया। 84वां संविधान संशोधन आर्टिकल 170 में जहाँ सन 2000 में लिखा हुआ है कि उसे 2026 पढ़ा जाए, अर्थात 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी। यह बिल राज्यों की सहमति के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें एक शर्त भी है कि किसी राज्य की जनसंख्या 60 लाख से ऊपर न हो। आर्टिकल 86वां जो संविधान संशोधन है आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है, जो कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त होगा और राज्य इस बारे में कानून बनाएगा। आर्टिकल 51A में जिसमें कि माता पिता संरक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित बनाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में राजनीतियाँ विभिन्न आयाम रखती हैं।